राम के पास 50% अंक पास होने के लिए 50% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, राम को पास होने के लिए कितना चाहिए? इसको 50% पासिंग मार्क्स है उसका, उसको 50 अंक मिलता है और वो 50 अंकों से फेल हो जाता है। उसको 50 अंक मिला है, ठीक है, 50 नंबर मिला और 50 अंकों से फेल हो गया है। मतलब उसको पासिंग मार्क्स कितना था? 100 था। पासिंग मार्क्स का 100 था, 100 में उसको 50 मिला, मतलब 50 नंबर से क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो हमको क्वेश्चन में यही याद करना कि अधिकतम अंक कितना था, है ना। पासिंग मार्क्स उसका दिया हुआ एक्सरसाइज डी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, माना अधिकतम अंक कितना है? क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम लोग लेते हैं 100 ले लेते हैं या 100 ले लेते हैं या एक्स लेके बनाते हैं। ठीक है, माना अधिकतम अंक और एक मिनट जाओ, राम को प्राप्त अंक कितना मिला है? 50 अंक मिला है। ठीक है, प्राप्त अंक कितना है? 50 अंक मिला है उसको, और 50 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, राम फेल हो गया, कितने नंबर से फेल हो गया? 50 अंक से। ठीक है, 50 नंबर उसको मिला है, 50 नंबर से फेल हुआ है। ठीक है, तो टोटल उसको पास होने के लिए कितना चाहिए? 100 अंक चाहिए। ठीक है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स को लिखते हैं पास होने। ठीक है, न्यूनतम पास होने के लिए अंक कितना चाहिए था? कम से कम उसको 100 चाहिए था, वो 50 नंबर पाया, 50 नंबर से फेल हो गया क्योंकि उसको 100 नंबर पासिंग के लिए चाहिए था। ठीक है, तो न्यूनतम अंक प्रश्नानुसार जो हमको क्वेश्चन में बोला है, प्रश्नानुसार हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? न्यूनतम अंक जो है, न्यूनतम अंक अधिकतम अंक का 50% क्वेश्चन में बोला है। पास होने के लिए वो कितना चाहिए? जितना भी अंक है उसका 50%। ठीक है, अधिकतम अंक का 50% दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, न्यूनतम अंक कितना है? 100। अधिकतम अंक पता नहीं, तो इसको मैं लिख दिया अधिकतम अंक, या इसको एक्स लिख सकता था मैं। अधिकतम अंक का मतलब हो गया गुणा 50%, 50/100। ठीक है, 50/100 जो है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 जो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और इधर अधिकतम अंक के साथ जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, यह जाएगा हमारा अधिकतम अंक। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितना आ गया हमारा? अधिकतम अंक 100 से 100 मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा 200। अधिकतम अंक यह जाएगा 200 अंक, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी परीक्षा में राम और श्याम ने क्रमशः 3% और 66%, 53% और 66% अंक प्राप्त किए हैं। राम का 53 और श्याम का 66%। ठीक है, उनके प्राप्तांकों का अंतर कितना है? 65 है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे वो ज्ञात करने। ठीक है, तो वो निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, माना अधिकतम अंक माना अधिकतम अंक कितना है? x। ठीक है, राम को प्राप्त अंक 53% मिला है, जितने नंबर का उसका 53%, तो x का अधिकतम अंक था 53%, तो x इंटू 53 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जाएगा 0.53x। सेम ऐसी श्याम को प्राप्त अंक 66% मिला, 65% है ना, 66%, x का 66%। ठीक है,
तो x इंटू 66 डिवाइड बाई 100, अधिकतम अंक का 66% तो जाएगा 0.66x। ठीक है, अब राम और श्याम का अंतर कितना है? अंतर है 65, 65, दोनों अंकों का पैसा कितना है? 65 है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कैसे निकलेगा? 0.66x ये बड़ा है, राम का 0.53 छोटा है, इक्वल टू 65। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.13x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 0.13, ये 0.13 मल्टीप्लाई तो के डिवाइड में x इक्वल टू 13 5 और 1 2 20 500 अंक। अतः अधिकतम अंक x बराबर कितना है? 500। अतः पास होने के लिए अधिकतम अंक जो दिया है, अधिकतम अंक x इक्वल टू 500 है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, 10% छात्रों ने पूरक प्राप्त किया। अगर 60% लोग पास है, 10% लोग सप्लीमेंट्री आया है, ठीक है, तो 30% लोग फेल भी हुए। 60 और 10 70% हो गए, तो लोग 30% लोग फेल हो गए। ठीक है, अभी 10% में जो सप्ली आए थे, 10% जो सप्ली आए उसमें से 30 ही छात्र पेपर देने के लिए आए। जितने भी छात्र थे उसमें से 30 छात्र सप्ली आए थे, जो जितने भी छात्र सप्ली आए थे उसमें से 30 छात्र सप्ली का पेपर देने आए। वो पूरक प्राप्त करने वालों को 25% थे। पूरक प्राप्त करने वालों को कितना था? 25% थे। हमको ज्ञात करना है कुल छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं और अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितने हैं? 60%। अनुसंख्या नहीं, परसेंट नहीं, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 60%। पूरक छात्र जो है वो 10% है। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे टोटल? 3 ही ऑप्शन होता है हमारे पास, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और पूरक, है ना। तो 100 में से ये 60 और 10 को माइनस कर दो, तो हमारा 30% छात्र अनुत्तीर्ण थे। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं भी थी, लेकिन हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 30 बच्चे पेपर देने आए। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, पूरक प्राप्त करने वाले जो 25% बच्चे हैं वो पेपर में आए, वो कितने बच्चे थे? 30%, जो कि पूरक प्राप्त करने वाला कितना था? 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार पूरक छात्रों का 25% कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट। ठीक है, पूरक छात्रों कितना है? 25% कितने हैं? 30 स्टूडेंट। ठीक है, ये मैं सिर्फ जानकारी लिखा अब तक क्वेश्चन में, अभी आंसर हम लोग नहीं लिखे हैं, है ना। तो उसको हम लोग एक्स लेके बना सकते हैं, माना, ठीक है, माना कुल विद्यार्थी, कुल छात्र, माना कुल छात्र कितने हैं? छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या x है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? x। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 60% है, तो इसका 60% निकालो। x का 60% निकालोगे तो 0.6x। ठीक है, फिर पूरक छात्र का दिया संख्या, पूरक छात्रों की संख्या x का 10% तो 0.1x। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या है? पूरक छात्रों का जो 25% है वो कितने बचे हैं? 30 छात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 30 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, 30 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो कि पूरक छात्रों का 25% है ना। तो पूरक छात्र कितने हैं? 0.1x का मतलब गुणा ये पूरक छात्रों की संख्या। ठीक है, x मतलब ये गुणा 25% मतलब 25/100 बराबर कितने? 30 छात्र। अब जो भी इधर गुणा में है उसको उधर डिवाइड में डाल दो,
तो इसको चलो स्लोली बनाते हैं। 0.1x, ठीक है, 0.1x इक्वल टू 25/100 उधर लेके जाएंगे तो 100 डिवाइड बाई 25 कर लेंगे, ठीक है। तो 0.1x इक्वल टू कितना आएगा, 120 आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करके 120 आया। अभी 0.1 से x हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 0.1 से इसको डिवाइड कर दो। 0.1 से इसको डिवाइड कर दिया तो x इक्वल हो गया 1200 छात्र। कितने आ गए, 1200 छात्र, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई हमारी, x बराबर, पहला पॉइंट वही पूछा था, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या x बराबर 1200 छात्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है। कितना था, 0.6x है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो 0.6 इंटू एक्स की वैल्यू 1200, 720 छात्र। थर्ड पॉइंट पूछा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण छात्र निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पूरक छात्रों की संख्या। पूरक छात्रों की संख्या 0.1x है, तो x का मतलब 1200, 120 छात्र। अब निकाल सकते हो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कैसे निकलेगा, टोटल 1200 है, 1200 बच्चे में 720 बच्चे पास हैं और 120 पूरक हैं, माइनस कर दो। 1200 माइनस 720 हो गया 840, आंसर जाएगा 260 या 360। 360 छात्र क्या है, अनुत्तीर्ण है, यह हमारा आंसर। एक परीक्षा में 75% छात्र लेखा शास्त्र मतलब अकाउंट में और 70% सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स में उत्तीर्ण हो गए। अकाउंट में 75% और स्टैटिक्स में 70% पास है। 23% दोनों विषयों में फेल थे। हमारे क्लास में बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए चलो 100 बच्चे बैठे हैं, तो 100 में 75% अकाउंट में पास है और स्टैटिक्स में 70% लोग फेल हैं, ठीक है। हम क्लास में आते हैं और पूछते हैं कि अकाउंट में कौन कौन पास है, तो 75 बच्चे खड़े हो गए। मैंने पूछा स्टैटिक्स में कौन कौन पास है, तो 70 बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। अब मैं बोला कि दोनों विषय में कौन फेल है, तो 23% बच्चे जो है दोनों विषय में फेल हैं, ठीक है। फिर मैं ये पूछ रहा कि दोनों विषय में कौन कौन पास है, तो 136 छात्र दिया इसमें, मैं परसेंटेज के हिसाब से बताया था 136 छात्र। अभी छात्र में 100 लेके बताया था तो 75, 70 और 23 बोला ना, लेकिन रियल में छात्र कितने थे पता नहीं, है ना। तो उसके हिसाब से 136 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है निकालनी है। अगर 136 छात्र दोनों विषय में पास हैं तो कुल छात्र कितने हैं हम लोग निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, ठीक है। माना परीक्षा, क्या दिया क्वेश्चन में, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या, परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्र, परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, इसको मैं x लिखे बना सकता हूँ, 100 लिखे भी बना सकता हूँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कितना है, वो 100 है, ठीक है। तो लेखा शास्त्र में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, लेखा शास्त्र में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 75% बोला है, तो 100 का 75% निकालो तो 75 आएगा, ठीक है। सांख्यिकी दूसरा सब्जेक्ट, हाँ सांख्यिकी है, ठीक है। सांख्यिकी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 70% बोला तो 70%, ठीक है। फिर बोला दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, है ना, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया है ना क्वेश्चन में, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
23% दिया है, 23% लोग दोनों विषय में फेल है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। माना परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या अगर मैं 100 ले लेता हूं, ठीक है, कुल छात्र अगर मैं 100 ले रहा हूं तो लेखा शास्त्र में पास होने 75%, मतलब 100 का 75% 75 आएगा। सांख्यिकी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 70% मतलब 70 आ जाएगा। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र कितने? 23। ठीक है, अगर लेखा शास्त्र में 75 बच्चे पास है, लेखा शास्त्र में 75 बच्चे अगर पास है, 100 में से 75 अगर पास है तो 25 बच्चे फेल भी है। लेखा शास्त्र, इतनी जानकारी क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद हम लोग ये आगे लिख रहे हैं, लेखा शास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं? 100 में से अगर 75 पास है अकाउंट में तो 25 बच्चे अकाउंट में फेल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में फेल है ना। फिर ऐसी सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, 100 में से अगर 70 लोग पास है तो 30 लोग फेल हैं। ठीक है, ठीक है, तो अकाउंट में टोटल 25 बच्चे फेल है। हम लोग निकाल रहे हैं केवल लेखा शास्त्र में फेल। अकाउंट में फेल है मतलब वो लोग सांख्यिकी में भी फेल होंगे, क्योंकि दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे कितने? 23 है। तो हम लोग निकाल रहे हैं केवल अकाउंट में फेल होने वाले, केवल लेखा शास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अगर मैं पूरे बच्चों को उठाऊं कि बेटा अकाउंट में कितने बच्चे फेल हुए, तो उठेंगे कितने? 25 बच्चे उठेंगे। ठीक है, 25 बच्चे उठ गए जो कि अकाउंट में फेल है। ठीक है, अगर मैं उनको बोलूं कि बेटा जो स्टैटिक्स में भी फेल है वो बैठ जाओ, ठीक है, 25 बच्चे हैं जो कि अकाउंट में फेल है, अगर मैं बोलूं बेटा जो स्टैटिक्स में फेल है वो बैठ जाओ, मतलब 23 बच्चे। क्यों? क्योंकि दोनों विषय में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं। तो 23 बच्चे बैठ जाएंगे तो बचेंगे कितने? 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अकाउंट में फेल है, स्टैटिक्स में फेल नहीं है। ठीक है, सेम ऐसी केवल सांख्यिकी की में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या टोटल कितना है? 23 बच्चे फेल है टोटल। 23 में दोनों विषय में फेल होने कितने बच्चे हैं? 30 में से 30 बच्चे टोटल सांख्यिकी में फेल है, स्टैटिक्स में। अगर मैं बोलूं बेटा जो जो अकाउंट में भी फेल है वो बैठ जाओ, तो 23 बच्चे बैठ जाए तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी में फेल है। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी मैं बताता हूं आप लोगों को। दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे जो उठेंगे ना वो होंगे 23 बच्चे जो दोनों विषय में फेल हैं। अकाउंट में सिर्फ जो अकाउंट में फेल है वो 2 बच्चे, और जो सिर्फ सांख्यिकी में फेल हो कितने? 7 बच्चे। तो 7 23 हो गए, टोटल 32 बच्चे फेल है क्लास में। क्लास में टोटल 32 बच्चे फेल हैं, जिसमें से 7 बच्चा सिर्फ स्टैटिक्स में फेल है सांख्यिकी में, 2 बच्चा अकाउंट में फेल है लेखा शास्त्र में, और 23 बच्चा दोनों विषय में फेल है। ठीक है, ये हमारे 32 छात्र कुल दोनों विषय में मतलब पूरे फेल हैं, है ना। तो कुल हमारे फेल बच्चे कितने हैं? 32 हैं। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितने होंगे? हमारे 100 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 32 लोग फेल हैं, तो हमारे कितने हो गए? लगभग ये जाएगा हमारा 68 बच्चे दोनों विषय में पास है। ठीक है, दोनों विषय में पास कितने? 68 बच्चे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि या जब 68 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है ना, 68 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण है, तब कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100।
जब 68 बच्चे पास हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100। वैसे ही जब 136 छात्र, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 136 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 136 इंटू 100 डिवाइड बाई 68। निकाल दो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जब 68 छात्र दोनों विषयों में फेल थे, उत्तीर्ण थे, तब कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 100। सेम वैसे जब 136 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 68 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 200 छात्र। अतः परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 200।